कहते हैं सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय काम आए, और शायद पाकिस्तान को भी चीन के लिए कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के केंद्रीय वित्त मंत्री इसहाक डर ने चीन की ओर से 70 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने का ऐलान किया। तो शायद उनके खुश होने की वजह पाकिस्तान के कम होते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी थी। चीन और चीनी बैंकों से हासिल किए कर्ज अब पाकिस्तान पर कुल कर्ज का 1/3 हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत की एक बड़ी वजह विदेशी कर्जों की वापसी को बताया जा रहा है। क्या इसके भी पीछे चीन का कोई प्लान है? क्या चीन बना रहा है पाकिस्तान को कंगाल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। गौरतलब बात है कि पाकिस्तान को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में विदेशी कर्जों में बड़ी पेमेंट्स करनी है। अब मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के बाकी महीनों में पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर के विदेशी कर्जों की पेमेंट्स करनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ी चुनौती अगले 2 सालों में पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज अदा करना है। इसमें वो कर्ज भी शामिल है जो चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों को वापस करना है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की ओर से कर्ज पेमेंट्स की सुविधा निश्चित रूप से पाकिस्तान के आर्थिक मोर्चे पर जोखिम का काम कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थानों की ओर से कर्जों की रीशेड्यूलिंग भी बहुत जरूरी है। मौजूदा सदी के पहले दशक में पेरिस क्लब के सदस्य देशों द्वारा दिए गए कर्ज का प्रोपोर्शन पाकिस्तान के कुल कर्ज का बड़ा हिस्सा था, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में चीन का दिया गया कर्ज सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही चीनी बैंकों के कर्ज में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चीनी कर्ज बढ़ाने की वजह से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC भी, जिसमें ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कर्ज के रूप में चीन से पैसा लिया गया। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए चीनी कमर्शियल बैंकों से भी कर्ज लिया गया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण चाइना डेवलपमेंट बैंक की ओर से मिलने वाला 70 करोड़ डॉलर का कर्ज है। इसके बारे में वित्त मंत्री इसहाक डार ने कहा है कि ये विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद देगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये कर्ज पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों की असल वजह है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीन का कर्ज कितना है। पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज हाल के समय में 97 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कई सारे देश, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट का कर्ज शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस कर्ज में पेरिस क्लब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्ज शामिल है। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में पाकिस्तान की उधारी को देखते हुए विदेशी कर्ज को 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का 24% था, 2022 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 40% हो गया था। भले ही पाकिस्तान की कुल कर्ज में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरे देशों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज शामिल है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट में उन कर्जों को पेरिस क्लब और नॉन पेरिस क्लब देशों से लिया गया दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन कर्जों को लेकर किसी भी देश को पर्सनली नॉमिनेट नहीं किया जाता है। हालांकि जब IMF ने पिछले समीक्षा मिशन के बाद पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्ज का ब्यूरो पेश किया था, तो इसमें पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीन की भागीदारी 30% थी। IMF के अनुसार चीनी सरकार ने अब तक 23 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जबकि चीनी वाणिज्यिक बैंकों ने अब तक लगभग 7 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इकोनॉमिस्ट अम्मार हबीब खान ने कहा है कि चीनी वाणिज्यिक बैंकों का दिया गया कर्ज चीन का दिया हुआ कर्ज ही है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि चीन के वाणिज्यिक बैंक सरकार की निगरानी में ही चलते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में नेशनल बैंक सरकारी चलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि पाकिस्तान को चीन ने कितना कर्ज दिया है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये कर्ज आखिर इतना बड़ा कैसे। पाकिस्तान में चीन का कर्ज क्यों बढ़ा? चीन और उसके कमर्शियल बैंक्स का पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में लगभग 30% का योगदान है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के कर्ज भुगतान के आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन और चीन के वाणिज्यिक बैंकों को सबसे ज्यादा कर्ज अदायगी की गई थी। आर्थिक मामलों की डिवीजन की वेबसाइट पर मौजूदा कर्ज चुकाने के आंकड़ों के अनुसार करंट वर्ष की पहली तिमाही में सऊदी अरब की तुलना में चीन को लौटाए गए कर्जों की राशि ब्याज सहित 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा थी। इसके मुकाबले में सऊदी अरब, जापान, कुवैत और फ्रांस को वापस किए जाने वाले कर्जों की वैल्यू बहुत कम थी। इसी तरह विदेशी वाणिज्यिक बैंकों को चुकाए गए कर्जों की मात्रा भी ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर चीनी वाणिज्यिक बैंक शामिल है। पिछले 7 या 8 सालों में पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में चीनी कर्ज में बढ़ोतरी के बारे में पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर हाफिज पाशा ने कहा कि चीन 3 प्रकार के कर्ज देता है। चीन का एक कर्ज CPEC परियोजना के लिए दिया गया था, दूसरा कर्ज चीनी वाणिज्यिक बैंकों को दिया हुआ है, जबकि तीसरा कर्ज चीन की पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखी गई जमा राशि है। जेस रिसर्च में आर्थिक मामलों की एक्सपर्ट्स
अमरीन सौरानी के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज जोखिम में चीनी कर्जों में बढ़ोतरी का कारण सीपीईसी में प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए कर्जों के साथ साथ चीन की पाकिस्तान को दी गई जमा राशि है। इसी वजह से पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज 25 से 30% तक बढ़ गया है। इस्लामाबाद में आर्थिक मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज राणा के मुताबिक सीपीईसी के अलग अलग उद्देश्यों में चीन और उसके कमर्शियल बैंकों की ओर से पाकिस्तान को कर्ज दिया गया था। हालांकि इस वक्त जो कर्जे पाकिस्तान के लिए चुनौती बने हुए हैं वो चीन और उसके कमर्शियल बैंकों की ओर से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, चालू खाता घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए दिए गए थे। उनके मुताबिक सीपीईसी में जो कर्जे ऊर्जा के क्षेत्र में दिए गए वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPRS को दिए गए और वो पाकिस्तान के कुल कर्जे में नहीं जोड़े गए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे शिखर मुल्तान मोटरवे, थाकोट मोटरवे और कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में जो कर्जे दिए गए हैं वो बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक जान लिया कि कितना कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है और कितना पाकिस्तान को चुकाना भी बाकी है। इसके बाद चलिए उसी सवाल पर वापस आते हैं कि क्या चीन का कर्ज पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलों की असली वजह है। चीनी कर्ज चुकाने में आ रही दिक्कतों के बारे में बात करते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब चीनी कर्ज चुकाने की बात आती है तो समस्या मुख्य रूप से वो कर्ज बना हुआ है जो पाकिस्तान ने विदेशी वित्तीय जरूरत के लिए लिया था और ये कमर्शियल बैंकों से लिया गया था। उनके मुताबिक इस चीनी कर्जे की वापसी की अवधि 1.5 से 2 साल की होती है और कर्ज वापसी की मैच्योरिटी बहुत जल्द आ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत के शिकार मुल्कों को समस्याएं होती है। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि पेरिस क्लब के तहत मिलने वाले कर्जों की अदायगी की अवधि ज्यादा होती है जो 15-20 सालों से लेकर 25-30 साल तक भी चली जाती है। हालांकि चीनी कमर्शियल बैंकों के कर्जों की अवधि कम होती है। अब इसमें कुछ का ये भी कहना है कि चीनी कर्जे की अदायगी में कोई इतनी खास मुश्किलें नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं। ये कर्ज 1-2 साल के लिए होता है और दोनों पार्टियां इस बात को जानते हैं कि इस कर्जे को रोल ओवर करना पड़ेगा, इसलिए रोल ओवर हो जाता है और प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाले कर्जे की अवधि लंबी हो जाती है। और डिपॉजिट की एक प्रक्रिया होती है जिसका आवेदन चीनी डिपॉजिट पर भी वैसे ही किया जाता है जैसे दूसरे देशों के डिपॉजिट पर होता है। पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीनी कर्ज की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान पर अब सबसे ज्यादा चीन का कर्ज है। उन्होंने कहा कि सीपीईसी के तहत मिले कर्ज को विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाना होता है, जबकि इन परियोजनाओं से होने वाली कमाई पाकिस्तानी रुपए में होती है, जिसका निश्चित रूप से विदेशी भुगतान पर असर पड़ता है। इसी तरह चीन के वाणिज्यिक कर्ज की ब्याज दर देखें तो यह विश्व बैंक और IMF के कर्ज से भी महंगा है और पाकिस्तान जैसे देश के लिए अरबों डॉलर में आधा फीसदी ज्यादा कर्जा काफी महंगा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपके काम आए और आपके साथ खड़ा रहे, और पाकिस्तान के लिए अभी वही दोस्त चीन के रूप में ही दिख रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आर्थिक संकट में चीन क्या मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के बकाया कर्ज में चीनी कर्ज का अनुपात पिछले 7 से 8 सालों में बढ़ गया। इस लिहाज से पाकिस्तान पर किसी और देश की तुलना में चीन का ज्यादा बकाया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इन कर्जों की वापसी की वजह से पाकिस्तान को विदेशी फाइनेंसिंग के क्षेत्र में मदद कर सकती है, जो पाकिस्तान के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से मुश्किल बनती जा रही है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कर्जों को रोल ओवर करने में सुविधा वास्तविक तौर पर पाकिस्तान के लिए जरूरी है और उनके मुताबिक ये रोल ओवर हो भी जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष समझते हैं कि जब उनकी वापसी की अवधि खत्म होगी तो इसे रोल ओवर करना ही पड़ता है और ये होते रहते हैं। साथ ही में चीनी कर्जों को रोल ओवर होना ही चाहिए, ना कि उनकी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। वह कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन में नई शर्तें तय होती है लेकिन रोल ओवर में ये नहीं होता। उन्होंने बताया कि उसकी एक मिसाल चीन के बैंक की ओर से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी है। उनके मुताबिक ये एक तरह का रोल ओवर है क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ समय पहले पेमेंट की थी और अब उसी कर्जे को रोल ओवर करके दोबारा पाकिस्तान को दिया गया है। दूसरे एक्सपर्ट्स के मुताबिक कर्जे की रीशेड्यूलिंग आपसी कर्जों पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थान ये रीशेड्यूलिंग नहीं करते। वह कहते हैं कि पाकिस्तान पेरिस क्लब से पहले भी कर्जे की रीशेड्यूलिंग करा चुका है और अब दोबारा वहां से उनको रीशेड्यूल कराना उचित नहीं लगता है और चीन से ये सुविधा पाकिस्तान के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। पाकिस्तान को कर्जों की वापसी सबसे ज्यादा चीन को ही करनी है, तो वास्तव में चीन इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। हालांकि कर्जों की रीशेड्यूलिंग में चीन और वैश्विक वित्त स्थानों को इकट्ठा बैठना होगा, लेकिन अभी तक चीन की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। उनके मुताबिक इस वक्त चीन का कर्जा सबसे ज्यादा है। हालांकि वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान के कर्जों की रीशेड्यूलिंग का काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में यही होता है कि कर्ज देने वाले देश या संगठन मिलकर ये काम करते हैं, जैसा कि पहले भी पेरिस क्लब के सदस्यों ने मिलकर ऐसा किया था। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी इन दोनों देशों की दोस्ती की, पर ये बात भी सच है कि जैसे जैसे इन दोनों देशों की दोस्ती बढ़ेगी भारत के लिए उतना ही खतरा और परेशानी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए इस खतरे और परेशानी से बचने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत की तैयारी के बारे में। क्या है भारत का
मॉडर्न प्लान। देखिए दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 24 दिसंबर को तेलंगाना टुडे में छपी खबर के मुताबिक सेना को आधुनिक बनाने के लिए अब तत्काल जरूरत है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय सेना में 14 लाख सैनिक हैं। 26 जनवरी को एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट की है कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में जोर लगा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहा कि भारत लगातार सैन्य ताकतों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल के दिनों में जब चीन और पाकिस्तान के तनाव बढ़ने की खबर आई थी, तब सेना को आधुनिक बनाना एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा था। रक्षा मामलों के एक्सपर्ट संजीव कुमार बरुआ ने 22 जनवरी को द विक में छपे एक लेख में कहा, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत की सबसे बड़ी वजह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। इसी के चलते सरकार ने कई डिफेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इनमें से कुछ के नाम यूं हैं: P-75I पनडुब्बी, 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस MK2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट टैंक जोरावर। तो दोस्तों, ये तो थी बात हमारी आर्मी की। चलिए अब आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम आपको ये बताते हैं नौसेना की क्या तैयारी। भारतीय सेना ने भी राफेल लड़ाकू विमानों को हासिल किया है। इसके साथ ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का टेस्ट और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। नौसेना को भी आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। 23 जनवरी को फर्स्ट पोर्ट वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक 7,516 किलोमीटर की तटीय रेखा के साथ भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इसी के साथ कई युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें भारत में बना जंगी जहाज INS विक्रांत और INS वागीर जैसी पनडुब्बियां शामिल है। 25 जनवरी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक ये फैसले ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब समंदर में पाकिस्तान और चीन की गतिविधियां तेज हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही ताकतवर सेनाओं और नई तकनीक सुझावों की ओर ध्यान दिलाया था। अब दोस्तों देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए हैं तो उन्हें कई तरह की योजनाएं भारत की जनता के लिए लॉन्च की है, जिसमें से एक थी आत्मनिर्भर भारत। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी में आत्मनिर्भर भारत क्या भूमिका निभा रहा है। आत्मनिर्भर भारत फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए सरकार की कोशिश ये है कि सेना के लिए जरूरी सामान, हथियार, उपकरण भारत में ही बने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने 16 जनवरी को कहा था कि आत्मनिर्भर रहते हुए आधुनिकीकरण हमारा नया मंत्र होगा। इसकी झलक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में देखने को मिली, जिसमें सेना के हाईटेक और भारत में बने सैन्य उपकरणों को दिखाया गया। हमारी सेना अब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दे रही है ताकि सेनाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक एकीकृत कमांड है जिसके तहत खतरे की गंभीरता के आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी संसाधनों को बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल किया जा सके। इसके तहत सेना के सभी अंग एक दूसरे के संसाधनों का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कई सालों से भारत में एकीकृत कमान बनाने की बात चल रही थी। इस पर गति तब मिली जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को CDS नियुक्त किया गया। 21 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि चीन ने पहले से ही थिएटर कमांड पर काम शुरू कर दिया था और अब वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। भारत में सेना की एकीकृत कमांड का विचार नया नहीं है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इसकी सिफारिश की गई थी। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप बाली ने कहा, भारत के लिए चिंता का विषय चीन है और चीन ही रहेगा क्योंकि पूरे हिमालय में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद फैला हुआ है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा था, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण को ढंग से करने की जरूरत है और अब तो हमने इस बार के बजट में भी साफ साफ देख लिया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए पेश किए बजट में रक्षा क्षेत्र के बजट में काफी हद तक बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।